Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी जेपीएससी चैनल। मेरा नाम सुजय सुकोमल है और मैं आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साइंस टेक का फैकल्टी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आपको याद होगा कि हमने अभी तक का बिगेस्ट लॉन्च निकाला है जेपीएससी के लिए, यानी जेपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है प्रीलिम्स की, उसके लिए हम फ्री में आपको तैयारी करा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की, इंक्लूडिंग झारखंड, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं कि मैं बहुत सारे संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूपीएससी, जेपीएससी की क्लासेस ली है, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो, गोड्डा हो या फिर नागालैंड हो। इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूँ, जहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज से हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर हम ध्यान देंगे। ज्योग्राफी की तैयारी हम कैसे करें, जब ज्योग्राफी की सिलेबस का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, उसमें मैंने आपको बतलाया था कि ज्योग्राफी में हमें इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, साथ में झारखंड की भी ज्योग्राफी पढ़ना है। झारखंड के क्लासेस में आपके लिए ज्योग्राफी झारखंड की कवर्ड होगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोज में आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ झारखंड की भी ज्योग्राफी साथ साथ पढ़ाऊं। क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वही फैक्ट्स, वही इंफॉर्मेशन आपको दूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में ज्यादा कुछ पढ़ना है तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव के अलावा भी हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज का वीडियो, जहां पे हमें देखना है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, क्या ब्लूप्रिंट है। तो इसी स्लाइड पे मैं आपको ये बतला दूं कि आज का जो वीडियो है वो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर से, आपके पास टाइम है तो देखिएगा पूरा, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जब मेरे आएंगे तो आपके सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोस रहेंगे, यानी एग्जैक्ट जो सिलेबस है, यहाँ से जो सिलेबस शुरू हो रहा है, इस पे हम बात करना स्टार्ट करेंगे, इंडिया के संदर्भ में भी और झारखंड के संदर्भ में भी। तो उसमें हम दिखाएंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बेसिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। क्यों इंडिया की फिजियोग्राफी कैसे बनी, हिमालय का क्या रोल था और उसके कारण झारखंड का क्या रोल है, फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाने में हिमालय का क्या रोल है, झारखंड पे भी प्रायद्वीप पठार में कैसे हिमालय के सॉक्स लगे जिसकी वजह से झारखंड की जमीन ऊपर उठ गई। 3 बार ये घटना हुई जिसकी वजह से 3 अलग अलग काल में, इयोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन में आपको देखने को मिलेगा, कहीं रांची का पठार बन गया, कहीं पाट का क्षेत्र बन गया, कहीं बाह्य पठार बन गया। तो इस वजह से इस पूरे वीडियो में झारखंड को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इसको आप झारखंड के नजरिए से देखिएगा और इंट्रोडक्टरी वीडियो के नजरिए से देखिएगा, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ। सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखला देता हूँ, जो लोग नए सिरे से जुड़े हैं इसके लिए। तो जनरल ज्योग्राफी यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह वीडियो उपयोगी है। मैं हिंदी में लिखता जाऊंगा, दोनों चीज एक साथ लिखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बोर्ड पे अटता नहीं है। इसलिए मैं आपको बतला दूं कि कैसे जनरल ज्योग्राफी यानी सामान्य भूगोल का जो सिलेबस है, आपको मैंने सिलेबस दिखलाया था, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और साथ में सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल, यानी आपका जनरल ज्योग्राफी जो सामान्य भूगोल है, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी से। यानी पहले हमें ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बतला दूं कि ज्योग्राफी भूगोल क्या है। आमतौर पर लोग इसे समझते हैं कि भू मतलब पृथ्वी, गोल यानी पृथ्वी गोल है या फिर पृथ्वी की स्टडी करना, स्टडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज भूगोल या ज्योग्राफी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लास 6 से जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं प्राइमरी के बाद, तब आपको पढ़ाया जाता है वायुमंडल के बारे में। याद करिएगा वो क्षण, मैं आपको बतला दूं बस कि कैसे आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपने पढ़ा होगा कि आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी वायुमंडल के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जाता है स्थल मंडल के बारे में, यानी लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जाता है हाइड्रोस्फेयर के बारे में। ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी, यानी जल मंडल के बारे में। तो जैसे ही आप देखते हो कि वायुमंडल, स्थल मंडल, यानी जिस स्थल पर हम चल रहे हैं, लिथोस्फेयर क्या है, यानी जिस सतह पर, पृथ्वी के सतह पर हम चल रहे हैं, किस चट्टानों से बनी है, किस मृदा से बनी है, सॉइल से बनी है, ये सब चीज हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में हम वायुमंडल में जो गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस बेसिस पे वायुमंडल के अध्ययन को, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीजों को हम पढ़ते हैं। वैसे ही हाइड्रोस्फीयर में, जल मंडल में हम क्या पढ़ते हैं, जो ओशियंस का कैसी बनावट है। क्या आपको पता है कि ओशियंस के नीचे भी माउंट एवरेस्ट से ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीज जब हम पढ़ते हैं, और इन तीनों चीज में एक कॉमन चीज होता है, जो एक कॉमन स्फीयर होता है, जिसको हम जीव मंडल बोलते हैं, यानी बायोस्फीयर बोलते हैं। ये जो जीव मंडल है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है, और इसी जीव मंडल में हम आते हैं, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, क्योंकि हमें सभी स्फीयर्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, फॉर एग्जांपल लिथोस्फेयर की जरूरत है, और हाइड्रोस्फेयर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए
इन सभी स्फीयर्स की पढ़ाई को हम बोल सकते हैं, इंटरैक्शन को हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी की असल में वो पढ़ाई है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था। ऐसे ही चीजें मैं एक्स्ट्रा काफी बतलाता हूँ अपने वीडियोज में, तो ये वीडियोज बहुत ही लेंदी होते हैं और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी डिजाइंड होते हैं, मेंस ओरिएंटेड वीडियोज होते हैं। तो इसके लिए आप अलग कोर्सेज पे इनरोल कर सकते हैं। वहां पे आप अभी जो हम इम्पॉर्टेंट चीज है, बेसिकली एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम इस क्रैश कोर्स में सिर्फ पीटी की ही बात करेंगे। तो ज्योग्राफी जब हमने समझ लिया है, तब हम जानते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत कौतूहल होता है जब हम देखते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी अभी जो दिख रही है 20 मिलियन साल पहले, 50 मिलियन साल पहले ऐसी नहीं थी। जब बिग बैंग की घटना हुई और बिग बैंग के घटना के बाद जब पूरा ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी बनी, सौर सिस्टम बना, उसके बाद पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद इतने सारे देश हैं, उसमें एक छोटा सा देश भारत, और भारत में हम झारखंड में हैं। तो जैसे ही हम झारखंड की बनावट पे जाएंगे, जैसे ही हम भारत की बनावट पे जाएंगे, तो हमारे दिमाग में अपने आप बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। लेकिन उन सवालों का जवाब क्या है, वही सिलेबस है। तो इस चीज को समझने के लिए जैसे हम सिलेबस के आगे पड़ाव पर जाएं, जब हमें लोकेशन पता चले, लैटिट्यूड अक्षांश पता चले, हमें लॉन्गिट्यूड देशांतर पता चले, ये सब चीजों पता करने से पहले हमें यह पता होना बेहद जरूरी है, जो बेसिक ऑफ ज्योग्राफी है, जिसपे हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, फॉर्मेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया एंड झारखंड, यानी जो भारत और झारखंड का बेसिक नॉलेज है, उस पे हम बात करेंगे। तो आइए, शुरुआत कर ही दिया है मैंने इस वीडियो का, आगे हम बढ़ते हैं। कैसे फिजिकल ज्योग्राफी आगे का सिलेबस है, बस दिखला दे रहा हूँ। भौतिक भूगोल में हम फिजियोग्राफी देखेंगे, यानी भू आकृतिक विभाजन देखेंगे दोनों का, यानी इंडिया का भी देखेंगे, झारखंड का भी देखेंगे। हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम नदियां देखेंगे, अपवाह प्रणाली देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट यानी जलवायु देखेंगे, जलवायु के अलावा मृदा और नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, साथ में हम कृषि देखेंगे, और सभी चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह का जलवायु जैसा होगा, वैसा ही मृदा बनेगी, वैसा ही प्राकृतिक वनस्पति उस जगह का बनेगा। तो इन लेक्चर्स को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके बाद आर्थिक भूगोल में जो खनिज मिलते हैं, जैसे झारखंड जाना जाता है खनिज के लिए, तो झारखंड जब जाना जाता है खनिज के लिए, तो कहाँ पर खनिज मिलता है? क्या दामोदर वैली में मिलता है, या फिर दामोदर वैली में नहीं मिलकर रांची के पठार पर मिलता है? यह सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा। तो हम खनिज देखेंगे, अदर रिसोर्सेज में हम लैंड, वाटर, एयर, सभी चीजें हम रिसोर्सेज संसाधन के रूप में देखेंगे। इंडस्ट्रीज देखेंगे, उद्योग देखेंगे, कहाँ कहाँ ये उद्योग लगे हैं, कहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा हम ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा नेचुरल ज्योग्राफी था, फिजिकल ज्योग्राफी था, भौतिक भूगोल था। मानव भूगोल भी हमें पढ़ना है थोड़ा। तो मानव भूगोल से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपके पॉपुलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, या फिर आपके सेटलमेंट्स हो गए, या फिर आपके इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, मानव कहाँ कैसे बसते हैं सेटलमेंट्स में, कैसी जनसंख्या है किसी जगह की। और ज्योग्राफी में यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नेचुरल साइंस है, यानी एक ब्रिज है। समझिएगा कि नेचर से ह्यूमन का एक ब्रिज है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं, जो भूआकृतिक विभाजन हमारे पास हैं, जैसे पहाड़ हुए, जैसे पठार हुए, जैसे नदियां हुई, उनका हम कैसे यूज कर रहा है मानव, और अगर अच्छा यूज कर रहा है तो एक अच्छा रिलेशन बना रहेगा, और उसी के स्टडी को हम एक तरह से ज्योग्राफी बोलते हैं। एक रिलेशनशिप हो जाता है नेचर और ह्यूमन के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि पंजाब से लेकर बिहार और असम तक जलोढ़ निक्षेप है, यानी एलुवियल सॉइल है, जो कि कृषि के लिए बहुत अच्छा है। तो वहां पर पॉपुलेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं। तो जब सिलेबस हमने देख लिया है, तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं पहले। कि क्वेश्चंस, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए दिखला रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते हैं। ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस के वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत उपयोगी वीडियोस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि यह क्वेश्चन आया था 2024 में। इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछ रहा है, अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप इसको पॉज करके देखिएगा, समझिएगा। ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है अपने वीडियोस में, पीवाईक्यूज एनालिसिस में। आज भी मैं करूंगा, आज नहीं, जब हम कोर्स के इस पड़ाव पे पहुंचेंगे तो साथ साथ क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो तो एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे आपको समझना है कि भारत की ज्योग्राफी और झारखंड की ज्योग्राफी कैसे बनी है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखें। इन क्वेश्चंस, मैं दावा करता हूं, जब मैं अपने लेक्चर्स लूंगा तो पीटी के सभी क्वेश्चंस जो जेपीएससी एग्जाम में आए हैं, खासकर जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में भी जो भी क्वेश्चंस झारखंड रिलेटेड होंगे, कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होंगे, फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये मैं आपसे एक जनरली वादा कर रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए कर्क रेखा के ऊपर सवाल है, बेसिक सवाल है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। ये देखिए बाउंड्री से रिलेटेड पूछता है ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस, नेबर्स। इसके अलावा आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी कैसे घूमती है, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमा कैसे करती है, ये सब चीजें हम बात करेंगे।
तो एक बार जब आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं कि एज ऑफ अर्थ बताइए कितना पहले बना था, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके जनरल ज्योग्राफी के। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि ज्योग्राफी में 20 से 30% जो वेटेज है, 10 क्वेश्चन तो आपका जीएस पेपर 1 में ही आता है। जीएस पेपर 1 में आने के बावजूद जब हम देखेंगे यहाँ पे कि जीएस पेपर 1 में आने के बावजूद आप सॉल्व कितना कर पाते हैं, वह इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम यह वीडियो। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं मैं आपको, तो इस नक्शे में आपको दिख रहा होगा कि हिमालय कैसे कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां तक फैला हुआ है। हिमालय आपका पूर्वांचल में भी फैला हुआ है। और इसी जनरल इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालय आज जो खड़ा है, ये पहले ऐसा खड़ा नहीं था। करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले हिमालय बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और हिमालय कैसे बना, हिमालय कैसे यहाँ पर पहुंचा, यह बहुत ही दिलचस्प चीज है। यहीं पर आपको झारखंड दिख रहा होगा जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, ईस्टर्न साइड में है। और ये झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है अगर हम ज्योग्राफी की बात करें। अगर हम इंडिया की भी ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया अपने एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन पे भी स्ट्रांग है और अपने ज्योग्राफिकल पोजीशन पे भी स्ट्रांग है। ज्योग्राफिकल पोजीशन पे कैसे स्ट्रांग है मैं आपको बता दूं कि इंडिया के तीनों साइड से आपको दिखेगा कि एक तरफ अरब का सागर है, तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे इंडियन ओशियन है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून जैसा क्लाइमेट पॉसिबल होता है। अगर इतना बड़ा पानी का क्षेत्र नहीं होता तो पवनें अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ये सब जलवायु के चैप्टर में आपको बतलाऊंगा, अभी जनरल तौर पे आप इस चीज को समझिए। यानी इंडिया का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है, यानी हम जब अक्षांशीय और देशांतर की बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये चीज, तब ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। आप जैसे ही यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर ग्लोब बनाऊं तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को मध्य से काटती है, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कहीं इंडिया है और इंडिया के बीचों बीच से आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, 0 डिग्री के ऊपर है, जिसकी वजह से ज्यादा ना तो इक्वेटर से दूर है और ना ही 90 डिग्री पोल्स के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत मान लीजिए यहाँ पे होता तो रसिया, साइबेरिया एक जगह है रशिया में, आपने सुना होगा, वैसा यहाँ का क्लाइमेट होता, बहुत ठंडा होता। लेकिन भारत एकदम 0 डिग्री के आसपास है और कुछ पार्ट इसका कर्क रेखा यानी जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके भी ऊपर है। तो इस वजह से भारत में एक स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी पाई जाती है, यानी भारत की जो ज्योग्राफी है काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जब मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो मैं बतलाऊंगा कि 0 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक देशांतर होता है जो भी 0 डिग्री होता है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसे बोलते हैं। एक रेखा जो ऊपर से जाती है, एक रेखा जो समांतर होती है। जो समांतर रेखाएं होती हैं उसे हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो पोल्स से निकलती है, दूसरे पोल्स पर आकर मर्ज कर जाती है, उन रेखाओं को हम देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये सब चीजें मैं आगे क्लियर करूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के कारण भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है ज्योग्राफी पर, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन पे। इसके अलावा आप देखिएगा कि भारत की जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफिकल पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अरब का सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ इंडियन ओशियन है, जिसकी वजह से जो पवनें हैं वह इस डायरेक्शन से मूव करती है। अब इतना चीज जब आपने समझ लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, जहाँ पे भूआकृतिक विभाजन हम देखेंगे। जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें समझना होगा कि बहुत सारे भूगर्भिक संरचनाएं हुई। भूगर्भिक संरचनाएं यानी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हुए हैं अर्थ पे। यानी किसी भी देश की आपको भूआकृतिक विभाजन को समझना है तो उसके अतीत में आपको जाना पड़ेगा। जब मैं अतीत बोल रहा हूं यानी उसके पास्ट में आपको जाना पड़ेगा। उसके पास्ट में जब जाइएगा तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी ज्योग्राफी में। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूं तो इन पास्ट में जाने से मुझे पता चलेगा कि आखिर यह जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, यह यहीं पर क्यों है, यह ऊपर क्यों नहीं है, या फिर यह जो थार डेजर्ट है, मरुस्थल है, यहीं पर क्यों है। इसके पीछे अतीत में मुझे जाना पड़ेगा, ज्योग्राफी ही हमें भेजता है। और जब हम अतीत में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे भी बहुत सारी घटनाएं होते रहती हैं, जो परतें आपस में जुड़ते रहती हैं, परतें आपस से निकलते रहती हैं, जिसकी वजह से जनरली हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भूआकृतिक विभाजन हमें देखने को मिलता है। यानी अगर मैं इसी को क्लासिफाई करूं आपके लिए, बेसिक क्लासिफिकेशन में आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि आप झारखंड को ही समझ लीजिए, भारत अभी छोड़िए, भारत तो छोड़िए, झारखंड पे आते हैं। झारखंड भी फुल ऑफ क्वेश्चंस है। अगर मैं बात करूं
कि झारखंड में इतने सारे सवाल हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रांची रांची जगह आपने सुना होगा जो राजधानी है। ये रांची और दामोदर, ये 2 जगह आपने सुना होगा। दामोदर एक भ्रंश घाटी है, यानी कि रिफ्ट वैली है। दामोदर में जब आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ की ज़मीन नीचे धँसी हुई है। लेकिन रांची का ज़मीन जो है एक पठार है, प्लेटू है, वो एकदम ऊपर की तरफ उठा हुआ है। फिर आप चाईबासा का मैदान देखिएगा तो अलग ही एक प्लेन एरिया है, समतल एरिया है। फिर आप राजमहल हिल्स चले जाइए, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ वाले क्षेत्र की तरफ, तो आपको दिखेगा कि राजमहल हिल्स में पहाड़ियाँ हैं। फिर आप गढ़वा की तरफ चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको अलग विंध्यान रेंजेस दिखते हैं। तो इस तरह से जो झारखंड की ज्योग्राफी है, ये ऐसी ही क्यों बनी कि कहीं पर कोयला मिलता है, कोयला का खजान मिलता है, तो कहीं रांची में कुछ और मिल रहा है, कहीं पे वाटरफॉल्स मिल रहे हैं, जलप्रपात मिल रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हमें पॉन्डर करने पे मजबूर करता है, और यही जब हम पॉन्डर करते हैं तो हम जियोलॉजिकल यानी भूगर्भिक संरचनाओं की तरफ जाते हैं, जो कि एक अतीत है, यानी पास्ट में ये कैसे ये फॉर्मेशन हुआ है, समझ रहे होंगे आप इसको। और फिर जो पास्ट में जैसा फॉर्मेशन हुआ है, पृथ्वी के सतह के नीचे जैसा लावा फ्लो किया है, जिसकी वजह से या तो ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी पे फटने से चट्टानें निकली हैं, लावा निकला है, बसाल्ट निकला हो, या फिर आपका ग्रेनाइट के रॉक्स बने हों, तो इस तरह से जो चट्टानें बनी, फिर चट्टानें रूपांतरित बन गई, आग्नेय इग्नियस रॉक से आपका मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें बन गई। उस तरह से जब ये प्रोसेस हो जाता है, तब हमें पृथ्वी पर भू आकृतिक विभाजन्स दिखते हैं, यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स दिखते हैं। और जब फिजियोग्राफिक डिवीजन्स दिखते हैं, तब हम देखते हैं कि कहीं पे माउंटेन्स बन जाता है, यानी पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पे पठार बन जाते हैं, और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि रिफ्ट वैली यानी भ्रंश भ्रंश घाटी बन जाती है, और भी अनेक प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमें क्रिएट होते हुए दिखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अध्ययन करना ज़रूरी है, हमें अतीत में जाना ज़रूरी होगा, और अतीत में हम तभी जाएँगे जब हमें पता चलेगा कि कैसे हम अतीत में जाकर ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक पूरा का पूरा पठार खड़ा है, ना कि यह एक बिहार जैसा एक सपाट मैदान है। इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, और वो रीज़न जब होता है तो मैं आपको बतला दूँ कि वो रीज़न्स जब होता है तो हमें पता चलता है कि जो इतिहास है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो भारत का हो, दोनों के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को जब हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अतीत में बहुत कुछ हुआ है। यानी भूवैज्ञानिक काल में बहुत सारे काल आए। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जुरासिक एरा, आपने अलग-अलग एराज़ पढ़े होंगे, कल्प पढ़े होंगे या पीरियड्स पढ़े होंगे। इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको रियलाइज़ होता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही क्यों ऐसा फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने साल को यानी इस चीज को समझने के लिए कैसे भूगर्भिक संरचनाएं पॉसिबल हुई हैं, कैसे पहाड़ बने हैं, पठार बने हैं, उस चीज को ज्योग्राफी में समझने के लिए आपको ये चार्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा ये साल है। अब साल 4.5 बिलियन साल पहले को हम एक साथ नहीं देख सकते, तो हमने क्या किया, उसको खंडों में तोड़ा है। तो भूगर्भिक खंडों को समझने के लिए आपको भूवैज्ञानिक कालों का खंड काल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो खंड काल है वो होता है इयॉन। वैसे ही आपको दिखता है, उसके बाद होता है एरा, और उसके बाद होता है आपका पीरियड। यानी यहाँ पर आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सबसे बड़ा होता है इयॉन, फिर होता है आपका एरा, जिसे हम महाकल्प भी बोलते हैं, जिसे हम पीरियड को फिर कल्प भी बोलते हैं, फिर आता है इपॉक। इस तरह से होता है। अब इन चीज़ों में जब जैसे ही आप जाइएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने क्लासेस में नेक्स्ट, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पृथ्वी पे सबसे पुराना इयॉन है, वो है 4.5 से 3.5 बिलियन साल पहले का, जिसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। और इसी टाइम पर झारखंड के बहुत सारे चट्टान बने हैं, आर्कियन चट्टानें। जब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो इस टाइम पर प्री कैम्ब्रियन में आपको देखने को मिलेगा कि आर्कियन समूह के चट्टानें का निर्माण हुआ, जो कि झारखंड के मध्य में है, साउथ में है, नॉर्थ में भी है, अलग-अलग जगह पर बँटा हुआ है। ये आर्कियन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन एरा के जब बाद आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इयॉन फिर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखेगा आपको फेनोजोइक इयॉन, जिसके तहत बहुत सारे एरा बांटे हुए हैं, यानी बहुत सारे साल इसमें बांटे हुए हैं इयॉन के अंदर। तो उसमें पहला एरा है पैलोजिक एरा, फिर मेसोजिक एरा, फिर सिनोजिक एरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेन्योजिक एरा के टर्शियरी कल्प में यानी टर्शियरी पीरियड में हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। यानी हिमालय कब बना, वह कितना दिन बाद बना। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि आर्कियन यानी प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन समूह की चट्टानें बनी, और उसके कितने सालों बाद हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ टर्शियरी कल्प पीरियड में। और इसी में आपको देखने को मिलेगा कि ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लीयोसीन, इस तरह से इपोक बांटे हुए हैं। उसमें
हिमालयस का अलग अलग वे से फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रांस हिमालय बना पहले, फिर ग्रेटर हिमालयाज बना, उसके बाद आपका मिडिल हिमालयाज, फिर लेसर हिमालय जिसे हम शिवालिक बोलते हैं। तो ये सब डीप में मैं ये चार्ट को पढ़ाता हूँ अपने मेंस के कोर्स में। यहाँ पर बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि कल से जब मैं कोर्स ओरिएंटेड वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। वैसे ही आप मेसोजिक एरा में जाइएगा तो मेसोजिक एरा के जुरासिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि एक चीज होता है, क्रेटासियस पीरियड में एक चीज होगा, जुरासिक पीरियड में एक चीज होगा कि पहले हमारी पृथ्वी आज के पृथ्वी जैसी नहीं दिखती थी। ये जो आपको भूमि के टुकड़े दिख रहे हैं और जल के टुकड़े दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वैसा नहीं था जैसा आज का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा भूमि का टुकड़ा एक साथ जुड़ा हुआ है, आज का नक्शा कुछ और है। तो इस पूरे भूखंड को हम पैंजिया बोलते थे। पूरे भूखंड को एक साथ हम पैंजिया बोलते थे और इसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी, उसको हम पैंथेल्सा बोलते थे। तो ये दो चीज था। उसके बाद जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़े, जैसे जुरासिक पीरियड आया, क्रेटासियस पीरियड आया, तो वैसे ही हमें देखने को मिला कि ये भूभाग अपने आप से टूटने लगे। यानी जो बड़ा पैंजिया था, ये पैंजिया टूटकर दो भाग में बट गया। और ये पैंजिया जब दो भाग में बटा तो उसे हम बोलते हैं, पहला था गोंडवाना लैंड और दूसरा था लॉरेशिया। यानी ये दो पार्ट में ये बटा, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। भारत का जो आपको पार्ट दिखता है, खासकर जो भारत का आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिखता है, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो रीजन है, यह जो पार्ट है जनरली यह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। गोंडवाना लैंड इससे टूटा और टूटने के बाद आपको दिखेगा, ये देखिए पूरा का पूरा पैंजिया था। आज के डेट में हम यूरोप जानते हैं, उस समय यूरेशिया था। यूरोप और एशिया आज भी जुड़े हुए हैं, उस समय भी जुड़ा हुआ था, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से भी जुड़ा है, अफ्रीका से भी जुड़ा है, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा है। अब जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लॉरेशिया नाम का भूखंड अलग होता है, गोंडवाना लैंड का भी भूखंड अलग होता है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। जैसे ही ये गोंडवाना लैंड अलग होता है, साउथ की तरफ जाने लगता है और लॉरेशिया ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। और वैसे ही इक्वेटर से जब ये नॉर्थ साउथ मूव करेगा तो आपको दिखेगा कि गोंडवाना लैंड का जो हम गोंडवाना लैंड इस पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय पार्ट है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा था तो ये गोंडवाना लैंड भी आपस में फिर टूटने लगा। जैसे अफ्रीका इससे अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ, अरेबिया अरब का रीजन अलग हुआ, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तक अलग हुआ। और जैसे जैसे ये अलग होने लगा, फिर धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से ये ट्रायंगुलर पार्ट ऊपर की तरफ जाने लगा। आपको दिख रहा होगा ये कैसे 70 मिलियन साल पहले, उसके बाद ये थोड़ा ब्लर्ड हो गया होगा, फिर धीरे धीरे करते करते ये जो पार्ट है पूरा का पूरा भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है, ये मूव करते करते जाके ये एक दिन आपका यूरेशिया प्लेट से टकराता है। जैसे ही ये यूरेशिया प्लेट से ये इंडियन प्लेट टकराता है तो वैसे ही आपको देखने को मिलता है कि हम अतीत में चले जाते हैं, यानी भूगर्भिक संरचनाओं में चले जाते हैं। और यही अतीत में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसका जन्म होता है, तो हिमालय का जन्म होता है। क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरी है, मैं आपको बतला दूं। जब कोई अर्थ का सरफेस, अर्थ आपको पता होगा कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। आंतरिक संरचना जब पृथ्वी की आप पढ़ते हैं तो बीच में कोर होता है, फिर मैंटल होता है और सबसे बाहर होता है आपका क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, वह सबसे ऊपरी सतह होता है। तो वह पार्ट जब एक दूसरे से टकराता है, मान लीजिए ये कोई दूसरा क्रस्ट है यूरेशियन प्लेट का, ये इंडियन प्लेट आके टकरा रहा है। जैसे ही ये टकराएगा तो परत दर परत ऊपर उठने लगेंगी चीजें, और परत दर परत जैसे ही ऊपर उठने लगेंगी चीजें तो आपको देखने को मिलेगा कि दो प्लेट आपस में टकराए हैं, एक ही दिशा में दोनों आ रहे थे, दोनों के टकराने से परत दर परत वलय होगा, वलय पर्वत का निर्माण होगा, फोल्डिंग होगा क्रस्ट का, और उसे ही हम वलय पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, जो आज का हिमालय है। तो इतना चीज अब आपको बेसिकली पता चल गया कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो कैसे आके टकराया था, कब टकराया था, इतना साल पहले टकराया था। तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता चला कि कैसे हिमालय आज आपको दिख रहा है। अब हम आगे पीछे की तरफ लौटेंगे जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि यह रीजंस थी हमारे आज का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो हिमालय खड़ा है। यही एक वजह भी है जब हमें देखने को मिलता है कि इंडियन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट आपस में आज भी टकरा रहे हैं, और आज भी टकराने के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आज भी बहुत सारी अर्थक्वेक, भूकंप जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये सब हम बाद के क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम वापस आते हैं जनरल इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जब आपको पता चल गया है कि इतना इंटरेस्टिंग फिजियोग्राफी है भारत का, तो थोड़ा सा झारखंड के फिजियोग्राफी पे भी हम बात करते हैं। जब हम झारखंड के फिजियोग्राफी पे बात करेंगे, यानी भूआकृतिक विभाजन पे बात करेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के भूआकृतिक विभाजन से भी इंटरेस्टिंग झारखंड का भूआकृतिक विभाजन है।
क्योंकि झारखंड के भूआकृतिक विभाजन में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो एक जगह ही समाहित है। मतलब पूरे भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर राजमहल की पहाड़ी आपको दिखती है, जो कि एक वोल्केनिक ओरिजिन है, ज्वालामुखी के फटने से बनी। ज्वालामुखी जब फटा तो लावा जब ठंडा हुआ तो बसाल्टिक लावा, जब ठंडा होता है ग्रेनाइटिक लावा ठंडा होता है तो उसके चट्टाने बन जाते हैं और इस चट्टानों के कारण यहाँ पे आज की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। फिर इधर आइएगा तो आपको हजारीबाग का प्लेटू दिख रहा होगा। हजारीबाग का प्लेटू और रांची का प्लेटू ये किसी समय में अतीत में आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में जमीन के धंसने से जमीन के धंसने से क्या हुआ कि ये दोनों पठार आपस से जुदा हो गए, अलग हो गए, और बीच में आपको एक दामोदर वैली दिख रही होगी जो एक भ्रंश घाटी है। यानी जब यह प्रायद्वीपीय पठार, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लीजिए इंडिया का जो ये प्रायद्वीपीय पठार ऊपर की तरफ आ रहा था और यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराया तो इस टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन हिमालय के निर्माण हुए के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसकी वजह से भारत के कोने कोने की जमीन हिली, और कोने कोने की जमीन जब हिली तो उसके कारण बहुत सारी घटनाएं हुई, और उसी कारण ये जितने भी पठार आपको दिख रहे हैं ये सब पठार का फॉर्मेशन हुआ है। यानी सब पठार ऊपर उठते गए, यानी अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट हुआ, यानी उत्थान हुआ। अगर मैं बोलूं तो ये पठारों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, राइज जिसे हम बोलते हैं, तभी संभव हुआ। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का यह जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको भारत का दिख रहा है, ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो झटके लगे। और झारखंड के पूरे भूआकृतिक विभाजन जो फिजियोग्राफिक डिवीजन बना है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट झटके लगे हैं, और 3 इंपॉर्टेंट झटके अलग अलग टाइम पे लगे हैं, और साथ में ही कुछ और भी क्रियाएं हो रही थी जिसकी वजह से कहीं पर हमें पठार दिखता है, कहीं पे हमें पहाड़ियां दिखती हैं, कहीं पर हमें वैली दिखती है, नदियों की भ्रंश घाटी दिखती है। क्योंकि दामोदर वैली जो है एक नॉर्मल गंगा वैली जैसी नहीं है। दामोदर वैली मान लीजिए ये 2 जमीन है और एक जमीन अपने आप धंस गई, तो धंसी तो जो गैप क्रिएट हुआ उसमें नदी बह रही है। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल इंडिया के टर्म में आपको पता होगा कि नर्मदा नदी, आपको पता है कि वो एक रिफ्ट वैली में बहती है। तो वैसे ही इंडिया के ज्योग्राफी को कैसे झारखंड के ज्योग्राफी से हमें कनेक्ट करना है, इस चीज को हमें समझना है। साथ साथ ही पूरे कोर्स का डिजाइनिंग मैंने वैसे ही किया है कि आपके डाउट्स उस हिसाब से क्लियर होते रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं चाईबासा का जो प्लेन है यहीं पर क्यों बना, यह रीजन, ये जो मैदान है यहीं पर क्यों बना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो जुदा नहीं है झारखंड के निर्माण से। यानी झारखंड भले ही प्रायद्वीपीय पठार में उत्तर पूर्व है, यानी जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, पेनिनसुलर प्लेटू है, उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है, यानी झारखंड है। झारखंड ये इसका पार्ट जरूर है प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि मूव करता हुआ आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, लेकिन इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय के फॉर्मेशन के कारण भी इसका एक कनेक्शन है। क्योंकि हिमालय जब फॉर्म हुआ तो उसके झटके के कारण यहाँ पर 3 बार जमीनें ऊपर उठी हैं। अब जैसे ही आप आगे देखिएगा तो आपको मैं बतलाता हूँ कि झारखंड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। हमने वहीं पर मैं फिर से आता हूँ कि हम अतीत में गए, अतीत में जाने के बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझने के बाद कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसके वजह के कारण भी कुछ कुछ चीजें हुई। उसी कारण कहीं पे पहाड़, कहीं पे पठार, कहीं पे नदियां, भ्रंश घाटियां बनी है झारखंड में। तो ये जो 3 घटनाएं हुई, 3 शॉक्स ऑब्जर्व किया झारखंड की जमीन ने, इतना झेला, तो उसकी वजह से झारखंड में यहाँ पे देखिएगा ये 3 फ्लोर का जमीन बना है। यानी जो सबसे ऊंची जमीन आपको झारखंड में दिखेगी वो दिखेगी आपको 900 मीटर की। उसके बाद जो जमीन है जो सबसे उसके बाद दिखती है वो 600 मीटर की दिखती है, और उसके बाद 300 मीटर के आसपास की। मैक्सिमम मैं बतला रहा हूँ। तो 900 मीटर की जो जमीन है उसे हम पाट क्षेत्र बोलते हैं। अभी मैं दिखलाऊंगा मैप में। 600 मीटर में रांची हजारीबाग का पठार है, और उसके बाद 300 मीटर में आपका आउटर प्लेटू है जो कि प्लेस्टोसीन हम कहते हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट डिविजन्स बनाए हुए हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स बनाए हुए हैं झारखंड में। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे दामोदर वैली का। दामोदर वैली में आपको पता चलेगा कि दामोदर वैली का क्रिएशन उस उत्थान की वजह से नहीं हुआ, यानी जो अपलिफ्टमेंट हुआ, यानी जब इंडियन प्लेट जाके टकराया यूरेशियन प्लेट से तो उसके कारण जमीन उठ गई। ये 3 जमीन कौन सी उठी वो आपको पता है। पहला पाट क्षेत्र उठा जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का, उसके बाद आपका रांची का पठार उठा, उसके बाद आपका बाहिरिये पठार जिसे हम बोलते हैं वो पठार उठा। तो 3 ये अलग अलग एजेस में, अलग अलग काल में उठे। पहला आपका इयोसीन काल में उठा, उसके बाद एक मियोसीन काल में उठा जो कि रांची और हजारीबाग का पठार है, और आउटर बाह्य पठार जो है प्लिस्टोसीन काल में उठा। तो इस तरह से ये 3 आपके अलग अलग
तो इसी भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भूआकृतिक विभाजन को समझने के साथ-साथ हम झारखंड के भी भूआकृतिक विभाजन को समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि भारत में आपको दिखता है कि पंजाब से लेके बिहार तक एक प्लेन एरिया है यानी सपाट मैदान है, तो वो क्यों फॉर्म हुआ? इसके पीछे कुछ कारण होगा। वैसे ही यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है और ये पूरा का पूरा थार डेजर्ट अरावली से लेकर या छोटा नागपुर का प्लेटू से लेकर नीचे तक का जो ये रीजन है, ये कहीं न कहीं आपको पता होगा कि ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू है, जिसे हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलता है झारखंड। यानी अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ, तो आपको पता है ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और इसमें आपको दिखेगा नॉर्थ ईस्ट में झारखंड। अब ये झारखंड को हम छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। अब जब छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से हम इसको जानते हैं, तो आइए झारखंड के ज्योग्राफी पे हम विशेष रूप से इस वीडियो में बात करते हैं कि झारखंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो है इस पठार के, लेकिन इसके अलावा ये हिमालय से बहुत दूर है। आपको दिख रहा होगा दूरी है यहाँ से, इसके बाद बिहार है, फिर हिमालय है। लेकिन आखिर हिमालय से इसका क्या कनेक्शन है? हिमालय से इसका क्या कनेक्शन है? ऐसा नहीं है कि प्रायद्वीपीय पठार है तो यहाँ पे सिर्फ वही चीजें मिलती हैं, यानी यहाँ पे जो रॉक्स मिलेंगे, चट्टानें मिलेंगे, सिर्फ ये आर्कियन रॉक से बना होगा, नहीं। यहाँ पे हिमालय में भी जो चीजें हैं उससे भी इस पे असर मिला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। यानी इस चीज को समझिएगा कि जब प्रायद्वीपीय पठार था हमारा, यह जब आपका यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, तो जब ये यूरेशियन प्लेट से आके टकराता है तो टकराहट इतनी जोर की रहती है जिसके कारण हिमालय परत दर परत ऊपर उठ जाता है। लेकिन झटके हर एक कोने में महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप गाड़ी में चल रहे हैं, दो गाड़ी टकराई तो ड्राइवर को भी उतना ही चोट लग सकता है जितना पीछे वाले बैठने वाले को लग सकता है। तो इसी वजह से यह जो भूमि थी, इस भूमि पर दबाव बहुत ज्यादा हुआ, जिसके वजह से 3 बार इस पे झटके महसूस हुए, शॉक्स महसूस हुए और उन झटकों के कारण यहाँ का जो लैंड था, भूमि था, वो ऊपर उठने लगा। यानी ये लैंड की भूमि है, वो अपलिफ्ट होने लगी। अब एक बार जब ये लैंड की भूमि अपलिफ्ट होती है, तो उत्थान होने लगता है और उत्थान होने के कारण ही यहाँ पे आज आपको पठार देखने को मिल रहा है। तो आइए इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं झारखंड के नक्शे में। यानी यहाँ पे जो झारखंड में आपको दिख रहा है कि ये पार्ट रीजन है। उसके अलावा यहाँ पे पठार है, ये हजारीबाग का पठार, ये रांची का पठार। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैदान मैदान के क्षेत्र हैं सिंहभूम रीजन में। उसके अलावा यहाँ पे राजमहल हिल्स की कुछ पहाड़ियाँ हैं या विंध्यन पहाड़ियाँ हैं। तो झारखंड की जो ज्योग्राफी है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डीप है, यहाँ की भू-आकृतिक विभाजन को समझना। अब देखिए ना, यहाँ पे रांची का पठार है, यहाँ पे हजारीबाग का पठार है, लेकिन यहीं पर बीच में आपको यहाँ पे जो रीजन है उसको हम दामोदर वैली बोलते हैं। यानी समझिए ये 2 जमीन ऐसे होगी कुछ टाइम के लिए, ये अचानक से ये जमीन नीचे धँस गई। अब ये जमीन जब नीचे धँस गई तो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये नदी बह रही है, दामोदर। जैसे कि भारत में हम देखेंगे तो भारत में आपको पता होगा कि नर्मदा नदी बहती है, ठीक वैसे ही रिफ्ट वैली में आपको पता है नर्मदा ताप्ती नदी। तो कैसे हम इंडियन ज्योग्राफी को झारखंड की ज्योग्राफी से कनेक्ट भी करते चलेंगे। अब जब ये 3 बार झटके महसूस हुए तो 3 अलग-अलग क्षेत्र पे इसका प्रभाव हुआ। पहला जो क्षेत्र था वो पाट रीजन था। इस पाट रीजन में हमने देखने को मिला कि ये सबसे ऊंचा उठ गया, ये जो रीजन था, इसकी ऊंचाई झारखंड में सबसे ऊंचा उठी। उसके बाद जो पठार का रीजन है, रांची और हजारीबाग का, वो उठा और उसके बाद जो रीजन उठा, जब तीसरा बार झटका लगा तो वो सिंहभूम का रीजन ऊपर उठा। अब ये तीनों रीजन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए। ये वहीं पर हम वापस चले गए हैं कि फुल ऑफ क्वेश्चंस है, जहाँ पे हमें ज्योलॉजिकल अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत में जाएंगे तभी तो हमें फिजियोग्राफिक पता चलेगा कहाँ पे पठार बना, कहाँ पे पहाड़ बना। तो वैसे ही हमें पता करना है कि झारखंड में कहाँ पे कोयला है, कहाँ क्यों रांची में वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, कहाँ क्यों दामोदर में ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि कोयला, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस रीज़न्स को समझने के लिए हमें पता चला कि 3 इम्पोर्टेंट झटके लगे। जो पहला झटका था, उसके कारण जो ज़मीन ऊपर उठी झारखंड की, वो पाट क्षेत्र बन गई और वो कब हुआ? इयोसीन काल में हुआ। वैसे ही जो दूसरा झटका लगता है मियोसीन काल में, तो रांची और हजारीबाग का पठार बन जाता है, जो कि 600 मीटर लगभग ऊंचा है। और तीसरा झटका जब लगता है तो बाह्य पठार यानी आउटर प्लेटू प्लियोस्टोसिन काल में आपको, जो कि 300 मीटर मैक्सिमम रेंजेस, मैंने ये लिखा है। ऐसा नहीं है कि हजारीबाग का पठार आपको 2 पठारों में विभाजित है। जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो अब बतलाऊंगा कि एक बाहरी भी है, एक निचली भी है। वैसे ही आपको पार्ट रीजन में कुछ हमेशा हर जगह 600 मीटर की ऊंचाई नहीं देखने को मिलेगी, वैसे ही यहाँ पे हमेशा 300 मीटर की नहीं दिखेगी। मैक्सिमम मैंने लिख के यहाँ पे आपके लिए समझाया है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब जब इस चीज को आप समझिएगा कि 3 जगह आपस में ही उठ गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और घटनाएं हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि दामोदर वैली, यह अचानक से, मैंने आपको बताया आज का जो नक्शा है ना, मान लीजिए ये रांची का पठार है और ये हजारीबाग का पठार है, ये दोनों पठार आपस में जुड़े थे। लेकिन आज आप जाइएगा तो इसके बीच में आपको एक रिफ्ट वैली है, जो कि एक
भ्रंश घाटी जिसे हम बोलते हैं, रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर वैली के नाम से जानते हैं। तो ये दामोदर वैली जो हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो के क्षेत्रों में फैली हुई है, वहां पे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, यह जानना बेहद जरूरी है। तो इस चीज में अब कॉम्प्लिकेशंस आता है झारखंड में। मैंने आपको पहले तो बतला दिया कि 3 झटके लगे हिमालय के बनने के कारण, अलग-अलग टाइम पर, अलग-अलग काल में, इयोसीन, मियोसीन, प्लीस्टोसीन, जिसकी वजह से पाट का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से रांची, हजारीबाग का प्लेटू बना, जिसकी वजह से आपका बाह्य पठार बना। लेकिन उसके अलावा गोंडवाना पीरियड, यानी आपको पता होगा कि ये भारत का, जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो जब ये प्रायद्वीपीय पठार यूरेशियन प्लेट से आकर टकराता है, उसके भी पहले से ये जो प्रायद्वीपीय पठार है धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहा था। यानी उस काल में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्वालामुखी फट रहा होगा, कुछ चीजें हो रही होंगी, उसकी वजह से आगे चट्टानें वैसे बन रही होंगी, जो भी है। तो वैसे ही आपको एक जगह का नाम आपको पता होगा, गोंडवाना। गोंडवाना एक जगह है, आपको धारवाड़ का नाम आपने सुना होगा, गोंडवाना का नाम सुना होगा, सब साउथ में जगह है, जैसे धारवाड़ आपका कर्नाटका में। तो वैसे ही गोंडवाना काल में आपको एक घटना हुई, जिसकी वजह से रांची और हजारीबाग का जो पठार है, वह वाला क्षेत्र अचानक से नीचे धंसा, आपस आपस में जो जुड़ाव वाला क्षेत्र था, और उसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा बना, जिसमें आज दामोदर नदी बह रही है, रिफ्ट वैली बना। तो उसे हम रूट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और ये इंडिया का कोल हर्टलैंड बना। कैसे बना? अब ये 2 पार्ट आपस में जब जुड़ा हुआ था, एक पार्ट नीचे चला गया, तो नीचे जाने की वजह से यहाँ पे गड्ढा बना। अब जितने भी प्लांट्स के अवशेष होंगे, एनिमल्स के अवशेष होंगे, इसमें गड्ढे में भरते गए, गिरते गए, भरते गए। भरने के साथ-साथ ट्रैप्ड होते गए, और पृथ्वी के सतह के नीचे से भी गर्मी मिली, ऊपर से भी वो ट्रैप्ड हुए, ऊपर से चट्टानें-वट्टानें गिरा, जिसकी वजह से हीट, प्रेशर की वजह से वो कोल में चेंज हो गया। आज जो आपको कोयला दिखता है, वो इसी ज्योग्राफी की वजह से। तो इस तरह से दामोदर वैली हमारा बना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है, वोल्केनिक इरप्शंस, यानी आपको पता है वोल्केनो को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। मैं इस पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है वो फटने से भी झारखंड में आपको देखने को मिलता है, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ बनता है। पहला बनता है राजमहल ट्रैप्स, और दूसरा बनता है डालमा ट्रैप। यानी राजमहल ट्रैप्स कहाँ पे है? आपका जो राजमहल ट्रैप्स आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, वो जो संथल परगना है ना आपका, वो वाले क्षेत्र में है। तो जिसकी वजह से जुरासिक पीरियड में, मैंने जो आपको बतलाया था कि क्रेटासिस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में यह बनता है जाके, राजमहल की पहाड़ियाँ। वैसे ही डालमा एक जगह है नॉर्थ ऑफ जमशेदपुर, वहां पे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी इवन बिफोर जुरासिक पीरियड, प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना है। तो उस कालखंड में आपको बनता है डालमा की पहाड़ियां, और ये दोनों पहाड़ियां ज्वालामुखी के फटने से बनी, यानी उस समय कोई ज्वालामुखी फटा होगा, जिसकी वजह से उस ज्वालामुखी का जो लावा है, लावा आपको पता होगा, वो लावा स्प्रेड किया, फैला, और जैसे ही वो लावा स्प्रेड किया, तो धीरे धीरे वो अगर अंदर भी वो फट के रह जाता है तो अलग स्थलाकृति बनाता है, अगर बाहर फटता है अर्थ के सरफेस से तो अलग स्थलाकृति बनाता है। अंदर फट गया तो ग्रेनाइटिक चट्टानें बनाता है, बाहर फटता है तो बसाल्टिक चट्टानें बनाता है। तो बसाल्ट का लावा फ्लो किया, वैसे ही वो जब ठंडा हुआ होगा तो उस हिसाब से वहाँ की चट्टानें बनी, हिल्स बने। तो ये तो हमने देखा वोल्केनिक इरप्शंस। इसके बाद झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है, एक-एक रीजन करके हम देखते जाते हैं। जो पाट का क्षेत्र है, यह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो नॉर्मल पहाड़ियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं, उसका टॉप होता है कोन, मतलब नुकीला होता है। लेकिन इनका जो टॉप है वो जनरली आपको समतल दिखेगा, फ्लैट टॉप दिखेगा। इस तरह से, मतलब आपको इस तरह का टैब, यहाँ पे आप जाओगे तो इस तरह का टैब, इस फ्लैट टॉप्ड आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लैट टॉप्ड जो है, ये पूरा का पूरा पाट क्षेत्र में ही आपको ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यह जनरली ट्रायंगुलर है, मैं नक्शे में भी आपको दिखा दूँगा। 900 से 1100 मीटर, क्योंकि ये पहला झटका की वजह से बना था, तो सबसे ऊँचा है, और साथ ही ये जो इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, इसके जो स ढलान होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्टीप होते हैं, तेज होते हैं, तेज ढलान। उसके अलावा ये लैटरलाइट चट्टानों से बना है। इसका एक खासियत है, इसका जो टॉप सरफेस होता है, यह लैटरलाइट चट्टानों से बना है। लैटरलाइट सॉइल एक मृदा होती है, आपको पढ़ाऊँगा। तो उस वजह से इसको मीसा भी बोलते हैं, इसके टॉप को, और जनरली ये चट्टान बहुत कठोर होते हैं, तो इनका इरोजन पॉसिबल नहीं होता है। हवा जब चलती है, तो इनका इरोजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कहीं-कहीं ये चट्टानें आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अगल-बगल की ज़मीन सपाट हो गई इरोजन की वजह से, लेकिन ये हिल वैसा ही बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे लैटेराइट, उसके कारण वहाँ पे बॉक्साइट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये कौन से रीजन्स में, खासकर लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, और एक जगह है आपने सुना होगा गुलगुल पाट करके। ये गुलगुल पाट जो है सरवत हिल में है, जिसकी ऊंचाई है 1164 मीटर, जो कि सबसे ऊंचा जगह है इस पाट क्षेत्र का। पूरे झारखंड में पारसनाथ है, अभी बतलाऊंगा आगे, लेकिन इस क्षेत्र में, पूरे पाट क्षेत्र में
यह गुलगुल पाट करके सरुआत हिल के पास है, वहाँ पे 1164 मीटर का ये सबसे ऊँचा क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो पाट क्षेत्र है बहुत सारे पार्टों में बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा नेतरहाट, गणेशपुर इस तरह से बहुत सारे पार्टों में विभाजित है। औसत ऊँचाई इसकी 900 से 1100 मीटर है। इसका जो टॉप्ड है वो फ्लैट टॉप्ड है, ये गुंबद वाला नहीं है। इस तरह से ये फ्लैट टॉप टाइप का आपको दिखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो रीजन हम देखेंगे झारखंड में, जो हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, वो रांची हजारीबाग का प्लेटू है। ये पठार है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बस आपके लिए लिखा है। ये एक पेनी प्लेन का रीजन है, यानी संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान है मतलब मान लीजिए कि बहुत साल पहले ये पठार ही होगा। पठार होने के कारण जब इरोजन हुआ, हवा बहा होगा, पानी बही होगी, नदियां बही होंगी, तो उसके वजह से देखने को मिलता है कि आज ये सपाट हो गया। इसलिए रांची में आप जाइएगा तो 2000 फीट पे हम खड़े रहते हैं रांची में, तब भी हमें फील नहीं होता है कि हम किसी माउंटेन्स वैसे वाले एरिया में, क्योंकि ये पट चुका है, पटाए हुए मैदान है। अब इस तरह से जब आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं रांची में। वाटरफॉल्स क्यों दिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि रांची का जो पूरा का पूरा पठार क्षेत्र है, वह पठार ऊंचा होते गया, उत्थान हुआ, मैंने आपको बताया था सेकंड शॉक के कारण। जब ये ऊंचा हुआ तो अचानक से इसके जो ढलान है वो बहुत स्टीप हो गए, अभी दिखाया था मैंने। तो स्टीप ढलान होने के कारण जो नदियां वो बह रही थी, पहले से तो बहुत सारी नदियां बह रही होंगी ना, तो नदिया को जगह ही नहीं मिला कि अपना वो चैनलाइज कर पाए, अच्छे से बह पाए। तो अचानक से वो ढलान पे वो तेजी से नीचे उतरने लगी, जिसके कारण आपको जलप्रपात वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हुंदरू आपको स्वर्णरेखा नदी, दशम आपको कांची, और जोन्हा आपको राडू नदी। वैसे ही आपको बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे मिलेंगे। इस पूरे क्षेत्र में हजारीबाग 2 पठार वाले क्षेत्रों में विभाजित है। एक निचली, एक निचली ऊपरी आप बोल सकते हैं हजारीबाग प्लेटू में। जैसे ही आप हजारीबाग प्लेटू में जाते हैं, वहाँ पे एक जगह आपको आता है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल में सम्मेद शिखर करके एक जगह है। सम्मेद शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी भी बोलते हैं, सम्मेद शिखर। और यहाँ पे ये फेमस इसलिए क्योंकि जैन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे तीर्थंकरों ने, करीब 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर आपको निर्वाणा प्राप्त की थी। इसके अलावा जो संथाल्स ट्राइब हैं, उनके भगवान मरांग बुरु भी इससे एसोसिएटेड रहे हैं, उनका निवास स्थान रहा है। तो बहुत ही पिलिग्रिमेज साइट है संथाल्स ट्राइब के लिए, और साथ ही में आपके जैन्स के लिए भी। इसके अलावा ये जो वाटरफॉल्स है मैंने आपको बतला दिया। यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट डाउन करने बोलूंगा कि बुधा घाट करके एक जगह है वाटरफॉल, जो कि पूरे झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन यह इस रीजन में नहीं आता है। रांची हजारीबाग पठार वाले रीजन में यह नहीं आता है। यह आता है आपके पाट वाले क्षेत्र में, जो इससे पहले मैंने आपको दिखलाया था, ये पाट वाला जो क्षेत्र था। तो होपफुली आपको ये दो क्षेत्र आसानी से यहाँ पता चल गए होंगे। मैं पीछे थोड़ा जा रहा हूँ आपके लिए। ये पाट क्षेत्र मैंने आपको बतलाया। यहाँ पे गुलगुल पाट जो सबसे ऊंचा है, रांची और हजारीबाग। हजारीबाग में आपको ये देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये पारसनाथ हिल है जो 1365 मीटर है, सबसे ऊंचा झारखंड की चोटी। तो इस तरह से ये पठार वाले क्षेत्र बने। उसके बाद राजमहल हिल्स मैंने आपको बतलाया, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण बने। डालमा हिल्स मैंने आपको बतलाया कि ये कैसे आपको, ये डालमा एक क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये डालमा जो क्षेत्र है उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये जो डालमा क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा है, तो डालमा में भी ये वोल्केनिक इरप्शंस के कारण ही चीजें बनी हैं। अब इसके बाद एक और क्षेत्र बचता है, जो क्षेत्र है आपका चायबासा का, ये सिंहभूम का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासी लोग भी रहते हैं। ये कटोरे के शेप का है, यानी इसके चारों तरफ आपको हिल्स दिखेंगे। यहाँ भी एक हिल्स आपको दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, और बीच में कटोरे जैसा ये रीजन है। अब इसको मैं आपको अलग से ही यहाँ पे बतला देता हूँ कैसे ये चायबासा का जो प्लेन है, ये देखिएगा यहाँ। ये चायबासा का जो प्लेन है, यहाँ पे आपको देख के हैरानी मिलेगी कि ये कटोरे के शेप है, यानी बॉल के शेप में है। और इसकी औसत ऊंचाई आपको 150 से 3 मैक्सिमम 300 मीटर तक है, यानी ज्यादा ऊंचा नहीं है, ये सबसे निचला पार्ट है। और यहाँ पर आपको सिंहभूम के उच्च भूमि भी दिखेंगी, प्लेन्स भी दिखेंगे, मैदान भी दिखेंगे। इसके नॉर्थ में, यानी ये जो पूरा लोकेशन है ये चायबासा प्लेन का खासकर, इसके नॉर्थ में आप चले जाइएगा तो आपको डालमा दिखेगा। इसके साउथ में आप चले जाइएगा तो आपको कोल्हन की पहाड़ी दिखती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है मैप में। ईस्ट में चले जाइएगा तो डालभूम, और वेस्ट में चले जाएगा तो सरांडा। ये जो सरांडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वेस्ट में मिलता है। और ये 700 फॉरेस्ट इसके अंदर आते हैं। 700 फॉरेस्ट जब इसके अंदर आते हैं तो बहुत पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है। जब हम झारखंड की ज्योग्राफी डिटेल्स में कवर करेंगे तो वहां पे ये चीजें हम आपको बतलाएंगे। तो ऐसे ही झारखंड की ज्योग्राफी आपको समझ में आई होगी कि कैसे कितनी ज्यादा झारखंड की ज्योग्राफी
इंटरेस्टिंग है। इस मैप पर हम फिर से जाते हैं, इस मैप पर जब हम जाएँगे यहीं पर हम वीडियो आज खत्म करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आज हमने देखा, भारत की भू-आकृतिक विभाजन को थोड़ा बहुत देखा, लेकिन डिटेल में हमने झारखंड की भू-आकृतिक विभाजन को देखा। उसके लिए हमने थोड़ा हिमालयज़ का परिचय देखा कि हिमालयज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसकी वजह से जो झटके लगे, उसकी वजह से पाट का क्षेत्र बना, उसकी वजह से पठार का क्षेत्र बना। और फिर ये झटकों के अलावा भी गोंडवाना काल में आपको मैंने बताया कि 2 ज़मीन में से 1 ज़मीन नीचे गई, जिसकी वजह से दामोदर वैली बनी रांची और हजारीबाग के बीच में, और उसी की वजह से राजमहल उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राजमहल हिल्स बने, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम के कारण बने। राजमहल की पहाड़ी या फिर डालमा की पहाड़ी। उसके अलावा चाईबासा के प्लेन्स बने। तो झारखंड की ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब झारखंड का भौतिक विभाजन थोड़ा-सा समझ लेते हैं, फिर डिटेल्स में भी हम इस पे बात करेंगे। पहले इसको समझिए कि झारखंड का जो भौतिक विभाजन है, वो एक पठार का क्षेत्र है। उसके अलावा आपको एक पहाड़ का क्षेत्र आपको दिखेगा और वहीं पर आपको मैदान का भी क्षेत्र दिखेगा। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ों में झारखंड डिवाइडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखेगा कि पठार का जो क्षेत्र है, एक वेस्टर्न पठार है, जहाँ पे पाट का क्षेत्र है। यानी जो पाट क्षेत्र हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था, वही पाट क्षेत्र। आपको याद आ रहा होगा कि पाट क्षेत्र वेस्टर्न साइड में जो झारखंड के मैप में मैंने आपको दिखलाया था। वैसे ही सेंट्रल जो पठार का क्षेत्र है, उसमें रांची और हजारीबाग का पठार है, मैंने आपको बतलाया था। इन दोनों के बीच में अब आप बतलाइए कि क्या गुजरती है कमेंट सेक्शन में, दामोदर वैली। वैसे ही आउटर यानी बाह्य पठार है, बाह्य पठार में आपको चतरा का रीजन हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, डालमा हो गया। ये डालमा का भी जो रीजन है वो बाह्य पठार का ही रीजन है, वो पहाड़ में नहीं आता है। पहाड़ में सिर्फ राजमहल हिल्स वाला रीजन आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, जो कि संथल परगना का पार्ट है। ये आपको संथल परगना का पार्ट है। तो इस तरह से कैसे आपको चीज़ों को डिराइव करना है, चार्ट वाइज़ में आप कर सकते हैं। मैदान में 2 है, एक जलोढ़ निक्षेप यानी जो गंगा जो मिट्टी लाती है, खासकर उससे क्या बनता है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ निक्षेप, और चाईबासा का मैदान, जो मैंने आपको ऑलरेडी चाईबासा का मैदान के बारे में बतलाया डिटेल में अभी। तो ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं एक फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड को, जहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से झारखंड की बुनियाद रखी गई है, झारखंड की भू-आकृतिक विभाजन को रखा गया है। अब इस झारखंड के भू-आकृतिक विभाजन पे जब हम आएँगे, तो झारखंड के भू-आकृतिक विभाजन को समझने के लिए मैप जानना बेहद ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें कुल 5 प्रमंडल हैं, इस चीज़ को समझिएगा। पहला जो प्रमंडल है वो इस 1 मिनट, वह इस क्षेत्र में आपको आता है, ये आपका संथल परगना का क्षेत्र है। संथल परगना का क्षेत्र है। इसके अलावा आपको दिखेगा कि एक पलामू डिवीज़न आता है, जो कि यहाँ पे है। उसके अलावा आपको दिखेगा ये वाला रीजन, यानी ये नॉर्थ छोटा नागपुर का रीजन है, ये साउथ छोटा नागपुर का रीजन है, और यह वो आपका कोल्हन डिवीजन है, प्रमंडल। यानी ये 5 प्रमंडल है, जिसमें सबसे जो बड़ा प्रमंडल है वो नॉर्थ छोटा नागपुर का प्रमंडल है और सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू का है। इस तरह से पॉलिटी के क्लासेस में आपको कवर होंगी, मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बतला दूँ कि यह जो लिखा है 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री है, जब मैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पढ़ाऊँगा उस वक़्त आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा इसका यूज़। तो यानी अगर मैं इसको लैटिट्यूड मानूँ, तो ये 21 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ अक्षांश से करीब 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक झारखंड फैला हुआ है। और वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से इधर से आपको ईस्टर्न देशांतर की भी इसकी अपनी सीमाएँ हैं। तो ये दोनों जो अक्षांश की सीमाएँ हैं और देशांतर की सीमाएँ हैं, उसके बीच का डिफरेंस आप निकालिएगा, तो एक इम्पोर्टेंट आता है कि 4 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ से साउथ जब आप जाइएगा, तो नॉर्थ से साउथ और आपका ईस्ट टू वेस्ट, इसके बीच के किलोमीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है, अलग से मैं एक वीडियो इस पे बनाऊँगा आपके लिए। साथ ही 2.42% इसका क्षेत्रफल है, पूरे भारत का 2.42% क्षेत्रफल झारखंड का क्षेत्रफल है, यानी झारखंड 2.42% ही लैंड एरिया है पूरे भारत का। 2.72% पॉपुलेशन को ये रखता है भारत के रिस्पेक्ट में, जनसंख्या को। उसके अलावा आपको दिखेगा कि इसकी सीमाएँ जो हैं, आप अगर मैं इसकी सीमाएँ की बात करूँ, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे आपका बिहार है और बिहार के अलावा यहाँ पे यूपी है, जो गढ़वा से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है और इस साइड आपका वेस्ट बंगाल है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलग से वीडियो बनाऊँगा, सिर्फ़ इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन्स किस तरह से आते हैं मैं आपको बता दूँ कि इसमें डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कौन-सा राज्य से सबसे ज़्यादा जिला बाउंड्री लगाता है। तो यूपी से सिर्फ़ एक ही जिला लगाता है, गढ़वा। वैसे बिहार और वेस्ट बंगाल से 10-10 जिले लगाते हैं और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आपके 4-4 जिले लग वैसे ही आपका रांची सबसे बड़ा जिला है और लोहरदग्गा सबसे छोटा जिला है। तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बस बतला दूँ
कि जैसे ही कर्क रेखा के बारे में मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको बतलाऊँगा कि वो बीचों-बीच से गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जब बीचों-बीच से गुजरती है तो कुछ जिलों से गुजरती है, जैसे रांची, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रामगढ़। तो ये सब फैक्ट्स वाले इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट क्लास से ज़रूर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं झारखंड के लिए अलग से आपको वीडियोज़ आएँगे ज्योग्राफी के, और इंडिया के लिए अलग से आपके लिए वीडियो आएँगे। तो ज़रूर से इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, तब आपको इस पे इंडिया और झारखंड के ज्योग्राफी के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हमने शुरुआत की, जनरल इंट्रोडक्शन पे हमने बात की, भारत की अक्षांशीय रेखा भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, जब हम शुरुआत करेंगे लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। और यहीं पर मैं एक बार उस पेज पर चला जाऊँ सिलेबस का, जिससे मैं आपको दिखला पाऊँ कि यहाँ पर आपको कैसे चीज़ें, हाँ, ये वाला। तो आज हमने अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी देखा कि बेसिक ऑफ ज्योग्राफी क्यों फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन क्यों हुआ, झारखंड हिमालय का रोल क्या है, क्यों झटके लगे, उसकी वजह से क्या-क्या पाट क्षेत्र बना, पठार क्षेत्र बना रांची, हजारीबाग का, या फिर बाह्य पठार बना। वैसे बेसिक नॉलेज हमने आज गैदर किया। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था आज का, जो भी वीडियो था ये एक इंट्रो वीडियो है, तो ऑलरेडी इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास से हम जब लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे बात करेंगे, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साथ-साथ हम प्लस यहाँ पे झारखंड की भी बात करेंगे पैरेलली। जो भी चीज़ें झारखंड के बारे में आएँगी, वहाँ पे हम वो चीज़ें आपको देखने वाले हैं। तो होपफुली इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स आप डाल सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। अगर ये फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन वीडियो का फॉर्मेट आपको पसंद में आया, इसी तरह से फैक्ट्स और चाहिए, तो मुझे आप बतला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।